नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हूं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा क्या छिपा। आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से। ऐतिहासिक फैसला इसलिए क्योंकि आज के संदर्भ में वो फैसला बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि आज के संदर्भ में जब बीते एक सप्ताह से लगातार लव जिहाद को लेकर यूपी से लेकर एमपी तक कानून बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, ऐसे वक्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अगर कहें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के मंसूबों पर चपत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला योगी सरकार की नीयत, जो कथित लव जिहाद की आड़ में छिपी हुई नीयत है, उस पर चोट और प्रहार भी है। क्या है यह फैसला? आज के अखबारों की बात करें तो मुझे यह खबर सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर दिखी। थोड़ा रिसर्च किया, जानकारी जुटाई, तो मैं सोचा कि शुरुआत इससे की जाए और मैंने बताया ये क्यों अहम है। इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है और मामला क्या है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक फैसला था 3 सप्ताह पहले का, जिस फैसले की आड़ लेकर, जिस फैसले का बहाना बनाकर योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ, कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर चुकी थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक दूसरा फैसला आया है, जो उस फैसले से न सिर्फ इतर है बल्कि उस फैसले को गलत मानता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला क्या है दोस्तों, और विस्तार से आपको बताऊंगा। कई और पहलू हैं लव जिहाद को लेकर। सुनिए 10 मिनट, आपको समझ में आएगा कि लव जिहाद की आड़ में क्या मंशा है योगी सरकार की, और कैसे एसआईटी तक ने जांच में कह दिया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। न तो संगठित तौर पर ऐसा हो रहा है, न कहीं से फंडिंग हो रही है। एसआईटी की क्या रिपोर्ट है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला। दरअसल मामला यह है कि कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरबार, इनकी शादी हुई। शादी के बाद प्रियंका खरबार ने अपना मजहब बदल लिया, धर्म बदल लिया, और उन्होंने अपना नाम आलिया रख लिया। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से 19 अगस्त 2019 को शादी की। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रियंका खरबार के परिवार वालों ने मुस्लिम लड़के जिससे शादी की प्रियंका ने सलामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और उन्होंने कहा उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाया गया है। एफआईआर में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट तक लगा दिया गया। और उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी में, जांच अपनी तरफ से पुलिस कर रही थी, और जाहिर है ऐसे माहौल में लव जिहाद का मामला था। लेकिन उसी मामले की सुनवाई करते हुए, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है, कपल, पीड़ित पक्ष मैं कहूंगा उस लड़के और लड़की को, हाईकोर्ट में फरियाद लगाई उन्होंने। और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कानून 2 बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो समान हो, धर्म समान हो या विपरीत सेक्स के क्यों न हो। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता है। इससे आगे बढ़कर कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, 2 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य भी बालिग लोगों के संबंध को लेकर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, राज्य सरकार भी। और अदालत ने यह फैसला कुशीनगर थाना के सलामत अंसारी और 3 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, क्योंकि इन लोगों ने रिट दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जिस ढंग से पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, परिवार वालों ने आरोप लगा दिया अपहरण का, और पॉक्सो का के तहत मामला दर्ज हुआ। अब यह कहना इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि कानून उन्हें अपने मन के मुताबिक अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, और यह पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, इसमें न राज्य दखल दे सकता है न परिवार दखल दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में भी याचिका का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना प्रतिबंधित है और ऐसे विवाह की कानून में मान्यता नहीं है। कोर्ट का कहना था कि हम इसको हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं देखते, यह 2 बालिग लोग हैं
ये दो बालिग लोग हैं जो अपनी मर्जी और पसंद से पिछले 1 वर्ष से साथ रह रहे हैं और व्यक्तिगत रिश्तों में दखल देना व्यक्ति की निजता के अधिकार में गंभीर अतिक्रमण है, जिसका कि उसे संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 21 का हवाला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की मंशा पर चोट किया और उस जोड़े को संवैधानिक अधिकार के तहत साथ जीने के उसके अधिकार पर मुहर लगाई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत अहम क्यों है? इसलिए है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक जज ने आज से 3 सप्ताह पहले 31 अक्टूबर को एक फैसला दिया था। वो फैसला क्या था? उस फैसले से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच ने असहमति जताई। इस बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच 2 जजों की ये बेंच है और इस बेंच में जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह सुनवाई की थी प्रियंका खरवार उर्फ आलिया का, और उन्होंने ये भी कहा कि ये उम्र का विवाद नहीं है। प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र 21 वर्ष है। कोर्ट ने प्रियंका खरवार उर्फ आलिया को अपनी पति के साथ रहने की छूट दी और कहा इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी नहीं लागू होता। लेकिन अब जरा हम पिछले इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूसरे जज ने जो फैसला दिया, जिसके आधार पर योगी ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हम कानून बनाएंगे, वो फैसला क्या था? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस MC त्रिपाठी ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता मुस्लिम और दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और 1 महीने बाद 31 जुलाई को विवाह कर लिया। रिकॉर्ड से साफ है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया, इसलिए शादी के लिए धर्म परिवर्तन अगर किया जाए तो वो मान्य नहीं है। ये जस्टिस त्रिपाठी ने अपने जजमेंट में कहा। और मामला उसमें यह था कि प्रियांशी नाम की एक लड़की जिसका पहले नाम समरीन था और उसके बाद वो मुस्लिम लड़की थी, उसने धर्म बदलकर हिंदू धर्म स्वीकार किया और उसके बाद हिंदू लड़के से शादी की थी। उसके बाद जब प्रियांशी के परिवार वाले उस शादी के खिलाफ थे, प्रियांशी मतलब समरीन के परिवार वाले, और उसके बाद मुकदमेबाजी हुई और उसके बाद समरीन उर्फ प्रियांशी, जिसका नाम बाद में प्रियांशी हो गया, वो और उसके पति अदालत की शरण में गए और उसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं है। लेकिन वहां से क्या हुआ? योगी सरकार को एक बहाना मिल गया और योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में, उस समय यूपी में उपचुनाव हो रहे थे, अपनी रैलियों में भी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना मान्य नहीं है, गैर कानूनी है, गैर वाजिब है, इसलिए हम लव जिहाद के खिलाफ हम कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे और उसी की तैयारी हो रही है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने, 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक दूसरा मामला जिसका जिक्र मैंने किया, पिछले फैसले से न सिर्फ असहमति जताई बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देकर कहा किसी को भी अपने हिसाब से जीवन साथी चुनने का हक है, उसकी पर्सनल लिबर्टी की हिफाजत करना संविधान का हक है। इसमें न तो राज्य दखल दे सकता है न परिवार दखल दे सकता है अगर दोनों बालिग हैं। अब यहां से मामला आगे क्या होता है दोस्तों? मैं तो कहूंगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को और उनके सारे अधिकारियों को पढ़ लेना चाहिए। जहां संविधान का हवाला दिया गया है, जहां संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया गया है, क्योंकि अपने मन मुताबिक किसी फैसले को पढ़कर और उसके बाद उसकी आड़ में लव जिहाद, कथित लव जिहाद को रोकने के लिए कानून और अध्यादेश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो कानून या अध्यादेश अगर आता है तो संविधान में किसी नागरिक को मिले अधिकारों पर चोट करेगा। इसको लेकर तमाम तरह के विमर्श और तमाम तरह के विचारों से बहुत सारे लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, जिसमें जस्टिस त्रिपाठी ने कहा था कि अगर शादी के लिए धर्म बदला गया या बदला जाता है तो वो गैर कानूनी है, गैर वाजिब है या मान्य नहीं है। उस समय का दिलचस्प मामला ये भी है दोस्तों कि ये मामला जिसके हवाले से ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया, उसमें लड़की मुस्लिम थी जो हिंदू धर्म जिसने स्वीकार किया शादी के बाद। लेकिन उस वक्त वो दौर था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 ऐसे मामले थे शादीशुदा कपल के तौर पर जिन्होंने सुरक्षा मांग की थी। उन सारे मामलों में लड़के मुस्लिम थे, लड़कियां हिंदू थी जिन्होंने निकाह के लिए इस्लाम अपना लिया था।
इन सभी ने शादी के 1 महीने पहले सितंबर 2014 में काजी के सामने धर्म परिवर्तन किया था। तो हाईकोर्ट ने उस समय आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता लड़कियों के अनुसार उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी या आस्था नहीं है, केवल शादी के मकसद से उनका धर्म परिवर्तन हुआ, इसलिए धर्मांतरण के केस में नए धर्म के नियम, रीति और सिद्धांतों में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। इस आधार पर वो सारी शादियों पर एक साथ हाईकोर्ट के फैसले ने उन शादियों पर सवाल उठाए और उन शादियों की मान्यता पर हाईकोर्ट का यह फैसला लागू हुआ। और वहीं से योगी ने बयान देना शुरू किया, जिसमें एक बहुत बड़ी बात योगी ने जौनपुर में कही और शायद 1-2 जगह और कही योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उन्हें हथियार और बहाना मिल गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी लड़कियों को बहला फुसलाकर जो ऐसी शादियां करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर सोचिए कि एक मुख्यमंत्री अगर कहता है कि ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा, आप समझ सकते हैं राम नाम सत्य होने का क्या मतलब होता है। और राम नाम सत्य कब कहा जाता है? जाहिर है जब आखिरी यात्रा, अंतिम यात्रा निकलती है, अर्थी निकलती है, तब कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर बहुत बड़ी धमकी और चेतावनी दे रहे थे कि अगर ये करोगे, अगर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करेंगे और शादी में धर्म परिवर्तन होगा, जिसमें रजामंदी से हो चाहे जैसे हो, क्योंकि ये ज्यादातर शादियों में लड़कियों ने बाद में कोर्ट में कहा कि उन्होंने अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। योगी की चेतावनी, धमकी उन सब के लिए थी कि राम नाम सत्य हो जाएगा, और बहाना इलाहाबाद हाईकोर्ट था। और जो यूपी सरकार का अध्यादेश या कानून बनने जा रहा है, उसमें जितने पॉइंट्स हैं वही एमपी सरकार में जो है वही यूपी सरकार में भी है, और बाकी सरकारें भी शायद इसी दिशा में करेगी, जिसमें है कि अगर लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है, मतलब विवाह खारिज हो सकता है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहां से बात चली। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की बात करें, जिसका जिक्र आज मैंने किया, तो वो फैसले के इतर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दूसरा फैसला है 2 जजों की बेंच का। योगी सरकार जो अध्यादेश लाने जा रही है, लेकिन जरा सोचिए उसमें एक बहुत अहम बात है कि शादी से पहले 1 महीने पहले धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 साल से 3 साल की सजा होगी यूपी में। एमपी में भी सजा का प्रावधान है, नॉन बेलेबल है। अब 1 महीने पहले अगर कोई लड़की अपने परिवार को सूचना देती है, तो आपको लगता है कोई परिवार इसके लिए तैयार होगा? वो परिवार एफआईआर करेगा, पॉक्सो के तहत एफआईआर करेगा अगर कहीं धारा लगती है तो, या और दूसरे मामलों में भी गलत सलत धाराएं लगेगी, अपहरण की धाराएं लगेगी, और भी धाराएं लगाकर पुलिस उस मामले में फोर्सफुली वो शादी ना हो, परिवार के साथ मिलकर पुलिस तमाम कोशिशें करेगी। अगर इस अध्यादेश के 1-2 प्रावधान को देखें तो इसका मतलब यही निकलता है, जहां इस देश में सजातीय शादी पर, अंतरजातीय शादी पर परिवारें इसी तरह से मुकदमेबाजी करती हैं, और कई मामलों में पुलिस, अगर लड़की का परिवार रसूखदार है, पुलिस उस परिवार के साथ दिखती है। तो इस मामले में तो सीधा हिंदू मुस्लिम है, जहां सरकार उसके खिलाफ है, जहां सत्ता उसके खिलाफ है, जहां योगी से लेकर मोदी तक खिलाफ है, तो जाहिर है वहां लड़की और लड़का विक्टिम की तरह होंगे, उनके खिलाफ मामले दर्ज होंगे और वो जेलों में जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच का फैसला आया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा है कि कोई भी राज्य या परिवार किसी लड़की को या लड़के को, बालिग को अपने मन मुताबिक जीवन साथी चुनने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। और उसमें यह भी है कि धर्म, जाति, मजहब किसी भी दायरे में बांधकर उनकी पर्सनल लिबर्टी पर चोट नहीं किया जा सकता है। साफ साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना, क्या इसके बाद भी योगी सरकार पुनर्विचार करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मामला चुनाव और राजनीति का। अब इसमें आगे एक खबर क्या है दोस्तों, ये तो हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर खबर थी, बाकी अखबारों में मुझे दिखी नहीं। एक जो जरूरी खबर है, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में कानपुर और आसपास के इलाकों में ऐसी शादियों की खबर आई थी कि लड़की हिंदू थी, उसने शादी के बाद धर्म बदल लिया, लड़का मुस्लिम था, कई जगह बालिग थे, कई जगह ऐसा भी था कि दूसरी शादी कर ली लड़के ने या लड़की ने। और ऐसी 14 शादियां कानपुर के आसपास हुई 2 सालों में। और उसके बाद
उन शादियों के बाद हिंदू मुस्लिम एंगल चुकी था, उन शादियों के बाद जो राइट विंग संगठन है, दक्षिणपंथी कई संगठनों ने, वीएचपी समेत संगठनों ने सरकार को कहा कि ये साजिशन विदेश से मिले फंड के आधार पर और संगठित तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन्हें जाल में फंसाया जा रहा है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। उसकी जांच के आदेश योगी सरकार ने दिए, एक एसआईटी का गठन हुआ। अब उस एसआईटी की जांच, सोमवार को एसआईटी की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। वही खबर एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर है, दिलचस्प है। पहले पन्ने पर एक्सप्रेस में यह खबर है, एसआईटी प्रोब इनटू लव जिहाद, रूल्स आउट कॉन्स्पिरेसी एंगल, आउटसाइड फंडिंग। ये एक्सप्रेस की खबर का मतलब ये हुआ कि एसआईटी ने अपनी जांच में सरकार को यह कहा है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल नहीं है और विदेशों से कोई फंडिंग नहीं हुई ऐसी शादियों के लिए जिसे आप लव जिहाद कहते हैं। और उसके बाद इसमें जो विस्तार से स्टोरी है मैं आपको बता दूं, और ये इसलिए आज की तारीख में बहुत अहम है क्योंकि कई राज्यों से, बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी कोशिशें हो रही है। अब इसमें जो एक्सप्रेस ने खबर छापी है उसमें है कि सितंबर में लव जिहाद के कथित मामलों की जांच के लिए बनी एसआईटी इस नतीजे पर पहुंची है, मैं हिंदी में बता रहा हूं, जो एक्सप्रेस में खबर छपी है कि इन मामलों में कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल नहीं है, न ही ऐसी शादियां करने वाले मुस्लिम युवाओं को कहीं से बाहर से कोई फंडिंग हुई थी। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें उन आरोपों को भी खारिज किया है कि इन युवाओं को किसी संगठन की मदद मिली थी। मतलब किसी संगठन की मदद से संगठित तौर पर ऐसी किसी साजिश के तौर पर यह शादियां नहीं हुई थी, ये योगी सरकार की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और 2 दिन पहले यूपी सरकार ने सूबे में कथित लव जिहाद को रोकने के लिए अध्यादेश लाने की बात की थी। कहा गया कि मकसद बहला फुसलाकर लड़कियों के धर्मांतरण को रोकना है, लेकिन दरअसल कथित लव जिहाद के खिलाफ ये कानून होगा, जो कानून की बात की जा रही है। कानपुर के आईजी के नेतृत्व में बने एसआईटी की जांच का ऐलान तब हुआ था जब हिंदू संगठनों ने ऐसी शादियों का विरोध किया था, और उसी में विस्तार से एक्सप्रेस ने खबर छापी है, जिसमें एक्सप्रेस ने कहा है कि शादी के झांसे में फंसाकर उनके धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली थी। तब दावा यह भी किया गया था कि मुस्लिम लड़के लड़कियों से अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को फंसाते हैं और उन्हें विदेशों से फंडिंग मिलती है। ऐसी बहुत सी शिकायतों के बाद डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ। डीएसपी विकास पांडे की टीम ने अपनी रिपोर्ट आईजी को सौंप दी है। इस टीम ने कानपुर इलाके में 2 सालों में 14 ऐसे मामलों की जांच की जिसमें हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के शामिल थे। आईजी मोहित अग्रवाल ने एक्सप्रेस को कहा, एक्सप्रेस के हवाले से चूंकि बता रहा हूं, कि 14 में से 11 केसों में सेक्शन 363, 366 मतलब किडनैपिंग और लड़की को शादी के लिए फुसलाने या मजबूर करने की धाराएं लगाई गई हैं। 8 केसों में लड़की नाबालिग थी। 14 में से 3 केसों में क्लोजर रिपोर्ट दी है, क्योंकि लड़की ने कहा कि जिसमें लड़की 18 साल से ज़्यादा की थी, और उसने अपने बयान में कहा कि आरोपी के साथ, जो भी आरोपी है, जो एक्यूज है, उसके साथ अपनी मर्जी से रह रही है और कहीं से कोई दबाव या फुसलाने जैसी बात नहीं है। अब इसमें एक सवाल है, जो टीम ने असली बात जो कही कि 14 मामलों की जांच के बाद एसआईटी ने कह दिया कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल नहीं है। अब यहां अगर ये देखेंगे कि शादी के लिए फुसलाने और मजबूर करने वाली धाराएं 363 और 366 लगा दी गई, तो ये तो जहां भी ऐसी शादियां होती है, घर से भागकर लड़की को शादी करती है, अपनी मर्जी के किसी लड़के से शादी करती है, चाहे सजातीय हो चाहे अंतरजातीय हो। यहाँ इंटरफेथ है, इसलिए ये मामला बड़ा है, क्योंकि इसमें धार्मिक एंगल खोजकर इसको लव जिहाद का नाम दे दिया है बीजेपी और बीजेपी से जुड़े संगठनों ने, दक्षिणपंथी संगठनों ने। लेकिन ऐसी शादियां कहीं भी होती है दशकों से, तो परिवार विरोध करता है, अपहरण के मामले दर्ज कराता है, तमाम तरह के इल्जामों के साथ कई धाराएं लगाकर उस लड़के के पीछे पुलिस पड़ती है। और हमने 20, 25, 30 सालों पहले कई ऐसे केस देखे कि लड़का लड़की अंतरजातीय है या सजातीय है, दोनों स्थितियों में भागे भागे फिर रहे हैं, अलग अलग शहरों में छिप कर रह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है लोगों ने, और या हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है अपनी जान की हिफाजत के लिए, क्योंकि परिवार के लोग या पुलिस के लोग उसके पीछे लगे थे, और उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वहां ना कोई इंटरफेथ का मामला था, ना कोई हिंदू मुस्लिम का मामला था, परिवार का मामला था, जो परिवार नहीं चाहता था कि उनकी लड़की अपनी मर्जी से किसी से शादी करे जिससे वो शादी करना चाहती है। तो ये तो मानसिकता है इस देश में। लेकिन यहां चूंकि अब परिवार
को एतराज़ है, परिवार ने मामला दर्ज करा है, पुलिस ने उन्हीं मामलों के आधार पर ये चार्जेज फ्रेम किए हैं। और इसमें यह है कि कुछ मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दिया है, जो मैंने आपको बताया। इसी केस में है, ये एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर है कि 3 केस में लड़कों ने अपनी पहचान गलत बताई, लड़की को प्रभावित करने के लिए अपनी पहचान गलत बताई। इन 3 लड़कों के खिलाफ फ्रॉड का मामला भी दर्ज किया गया। इन्हीं 11 केसों में से 4 ऐसे केस भी हैं जिनमें लड़कियां उन लड़कों को पहले से जानती थी और एक ही इलाके में रहते थे। जब एक ही इलाके में रहते थे, कानपुर के किसी इलाके में, मोहल्ले में, एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद उन्होंने शादी की, और अगर एक दूसरे को जानते थे तो यहां ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई लव जिहाद था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कहीं से फंडिंग थी और कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। पुलिस की रिपोर्ट को ही अगर विश्लेषण करेंगे उसका मतलब यही निकलता है। आखिर में आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है, साजिश की बात साबित नहीं हो पाई, न ही जांच टीम किसी संगठन या किसी फंडिंग का कोई सबूत खोज पाई। ये एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर विस्तार से छापा है। अब इसी से समझिए कि ये लव जिहाद की जो थ्योरी है और ये जो है कि फंसाते हैं मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए फंसाते हैं और बहुत बड़ी साजिश है, उसका खुलासा, उस साजिश की थ्योरी को पंचर यही रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट ही उसको पंक्चर करती है। तो ये खबर है, और ये खबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी एमपी से आपने सुना होगा, कल के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि कैसे मध्य प्रदेश में नेटफ्लिक्स के एक सीरीज के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, उस नेटफ्लिक्स के 2 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ। उसमें क्या है, किसिंग सीन पर एतराज, क्योंकि वो किसिंग सीन महेश्वर में नदी के किनारे एक मंदिर के भीतर फिल्माया गया, मंदिर परिसर में फिल्माया गया। उस सीन पर उन्हें एतराज है, और लेकिन उसमें भी बात यह है कि लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है। वो सीरीज मैंने कल वो एपिसोड खास तौर से इसीलिए देखा कि देखो इसमें क्या है। तो अब मंदिर परिसर में फिल्माया गया, इस पर यह कहा जाना कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, दरअसल ये बहाना है। असली बात यह है कि लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, जिसको आप लव जिहाद कहते हैं, और यही कहकर मामला दर्ज भी कराया गया। बहुत सारे लोगों ने कल अजंता एलोरा से लेकर खजुराहो की मूर्तियां ट्विटर पर डाली कि अगर ये मूर्तियां, खजुराहो की मूर्तियां अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि सैकड़ों साल पहले ऐसी मूर्तियां मंदिरों में बनी हैं। लेकिन मैं कहीं से उसको जस्टिफाई ना करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सिर्फ बहाना तलाश किया जा रहा है कि कैसे इस मुद्दे को हाइप दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। बंगाल में भी चुनाव हैं, 2022 के शुरुआती महीनों में यूपी में भी चुनाव हैं। अब चूंकि 1-1.25 साल में कई राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करने के लिए लव जिहाद का एक एंगल, इसको बहुत बड़ा करने की कोशिश है, और उसी के तहत ये सारा मामला है। उसमें यह भी हुआ है कि बिहार में गिरिराज सिंह, जो बिहार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएं। और उसके बाद नवभारत टाइम्स ने जैसे खबर छापी है कि लव जिहाद, उसी के जवाब में संजय राउत ने कहा है कि लव जिहाद पर नीतीश पहले कानून लाएं, फिर हम भी लाएंगे महाराष्ट्र में। और इस बीच नुसरत जहां, जो टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है प्यार बेहद निजी मामला है, प्यार और जिहाद एक साथ नहीं हो सकता। चुनावों से पहले कुछ लोग इस तरह का मुद्दा उठाने में लगे हैं। यह किसी का निजी मामला है कि वह किसके साथ रहना चाहता है। प्यार की आड़ में धर्म को राजनीतिक उपकरण ना बनाए, ये नुसरत जहां ने कहा है। और इस तरह की खबरें, वेब सीरीज में किसिंग सीन को लेकर 2 अफसरों के खिलाफ एफआईआर, नरोत्तम मिश्रा के बयान, ये सारे अखबारों में खबर। तो ये तो लव जिहाद का मामला है। आप समझ सकते हैं कि जब ये कानून बनेगा, देखते हैं कब बनता है, मकसद साफ है। हर कानून का जानकार यही कहेगा कि संविधान की मूल धारणा, संविधान में के आर्टिकल 21 में मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा अगर सरकारें ये तय करना चाहेगी कौन किससे शादी करे। और ये धर्म परिवर्तन का मुद्दा बाद का है। दरअसल एतराज उन्हें सिर्फ इस बात पर है कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी कैसे कर सकती है। तो यहीं तक सीमित है, आड़ बहाना ये है, और उसके बाद आगे कानून और अध्यादेश का इंतजार करते हैं। लेकिन देखते हैं कि योगी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को पढ़ने के बाद किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त बीजेपी के नेता करते हैं। उसके बाद दूसरी खबरें दोस्तों, आज के अखबारों में, हर अखबार में है, कल आपने शायद सुना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को बहुत फटकार लगाई है कोरोना के मामले में लापरवाही को लेकर। भास्कर की पहली लीड है,
संक्रमण बेकाबू ऐसा ही रहा तो दिसंबर में बदतर स्थिति के लिए तैयार रही। हर अखबार की पहली हेडलाइन मोटे तौर पर यही है। नवभारत टाइम्स की भी पहली हेडलाइन यही है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, हर अखबार में पहली हेडलाइन अगर देखेंगे तो यही है ज़्यादातर अखबारों की। और ये वाकई चिंताजनक ज़रूर है। यही सुप्रीम कोर्ट सख्त, कोरोना से और बिगड़ सकते हैं हालात, 2 दिन में रिपोर्ट दे राज्य सरकार। और अगर ऐसे देखें तो जिस ढंग से दिल्ली से लगातार खबरें आ रही है, दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीजों के बढ़ने की रफ्तार और मौतें, वो चिंताजनक जरूर है। और इसमें कहीं न कहीं सरकारों की भी लापरवाही है और हम सब की लापरवाही है, जिसकी वजह से ये भयानक खबरें आ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, जस्टिस अशोक भूषण ने, एम.आर. शाह और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने, कि दिल्ली से भयानक खबरें आ रही है। गुजरात में दिन में भी शादी की मंजूरी दी गई है। आखिर ये क्या चल रहा है? और सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो बताएं कि उनकी नीतियां क्या हैं। गुजरात, दिल्ली और सबको पूछा है। अब उसके बाद जो भी सरकार अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, लेकिन उसके बीच अचानक कई जगह सख्ती की खबर भी है। जैसे महाराष्ट्र ने कह दिया है कि टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के बिना आप महाराष्ट्र में एंट्री नहीं कर सकते। कुछ राज्यों में, हिमाचल और राजस्थान में, रात का कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि रात का कर्फ्यू हास्यास्पद लगता है कि 8 बजे रात से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाकर कैसे रोकेंगे, भीड़ दिन में होती है। लेकिन ये चिंता सवाल के बीच एक खुशखबरी जरूर है जो सब जगह छपी है। देश में ऑक्सफोर्ड की जिस वैक्सीन के मार्च 2019 तक 40 करोड़ डोज मिलने वाले हैं, वो 90% असरदार हैं। ये भास्कर की पहले पन्ने पर भी, बाकी अखबारों में भी है कि वैक्सीन का जिसका इंतजार कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने बढ़ाई भारत की उम्मीद। जिस वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, उस वैक्सीन के आने की खबर आ रही है कि अगले 5-6 महीने में वैक्सीन उपलब्ध होगा, मार्च तक। और अगर देखें व्यापक तौर पर तो सितंबर अक्टूबर तक अगले साल, उस हिसाब से देखें तो 10-11 महीने। और ये इकोनॉमिक टाइम्स की भी यही लीड है। और उसमें वही है कि कोरोना के इस वैक्सीन को भारत की जो कंपनी है, भारत की कंपनी भी उस सीरम इंडिया उस वैक्सीन का निर्माण कर रही है। एक रेट भी आ गया है कि सीरम इंडिया के हवाले से कि कोई आदमी निजी स्तर पर वैक्सीन खरीदेगा तो उसे एक खुराक 1000 में मिलेगी, सरकार को 2022 में मिलेगी, सरकार को माफ़ करें 222 में मिलेगी। और 2021 के अंत तक 300 करोड़ डोज तैयार करने का लक्ष्य है। मार्च 2021 में 40 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। तो ये खबर है। ये मोटे तौर पर कहें कि हर आदमी देश में इंतज़ार कर रहा है कि वैक्सीन कब आएगा। तो वैक्सीन को लेकर ये, हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि बीते 4 महीनों में वैक्सीन की टाइमलाइन, वैक्सीन को मियाद को लेकर कई तरह की खबरें आई। कभी लगा कि 3 महीने में आएगा वैक्सीन, कभी लगा 6 महीने में, कभी 8 महीने में, कभी वैक्सीन सफल, कभी असफल, कभी उसका जो सफलता का प्रतिशत है वो कम था, कभी ज़्यादा था। लेकिन अभी कम से कम लग रहा है कि 90% असरदार ये वैक्सीन है। तो एक चलिए एक खुशखबरी है। एक खबर जो और अखबारों में है, कश्मीर में ज़मीन घोटाला को लेकर एक खबर मैं देख रहा हूँ कई अखबारों में है। और किस तरह से कश्मीर के सभी नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने मिलकर ज़मीनों का घोटाला किया है, उसका कश्मीर से ये खबर आई है। उसी में है कि 25,000 करोड़ के रोशनी भूमि घोटाले में बंदर बांट हुई थी, जिसका हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन नेताओं की लिस्ट सार्वजनिक हुई है, जिसमें उन्होंने सरकारी संपत्ति को अपनी और परिवार की संपत्ति में कैसे बदल दिया। पीडीपी सरकार में मंत्री रहे हसीब द्राबू से लेकर कांग्रेस, एनसी, तमाम मंत्रियों, नौकरशाहों और व्यापारियों के रिश्तेदार उनमें शामिल हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत प्रमुखता से छापा, एक्सप्रेस में भी पहले पन्ने पर है। तो एक ये खबर है और ये ज़मीनों की बंदर बांट और लूट की खबर है। और इसमें यही होता है कि जब ऐसी बंदर बांट और सरकार को चूना लगाकर सरकारी संपत्ति के लूट की बात होती है तो सभी दल चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। तो ये खबर है। उसके अलावा छिटपुट बाकी कुछ खबरें हैं जिसमें कोरोना से जुड़ी अलग अलग राज्यों में जो चिंताजनक स्थितियां हैं वो खबरें। एक केरला सरकार ने जो पहले वेब पोस्ट करने पर जो सज़ा का प्रावधान रखते हुए नए कानून का ऐलान किया था, उससे बैकफुट पर केरला सरकार हुई है, क्योंकि केरला सरकार में साझेदार पार्टियां और विपक्ष सब लगातार लानत मलामत कर रहे थे। तो ये हिंदू ने और बाकी अखबारों ने छापा और मुझे लगता है केरला सरकार का अच्छा फैसला है। ये इतनी असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए कि आज के दौर में आपकी आलोचना करे कोई, उसको जेल भेजने के लिए, उसे सज़ा देने के लिए ऐसे कानून की आड़ ली जाए। तो ये खबर है। इसके अलावा छिटपुट कुछ खबर है। ये इसी केरला की खबर कई अखबारों ने अपने अपने ढंग से छापी है। केरल सरकार झुकी, सोशल मीडिया पर मानहानि पर सज़ा का अध्यादेश वापस।
तो ये खबर है, इसके अलावा छिटपुट कुछ खबरें हैं। बस फ़िलहाल मैं इतना ही ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सिलसिला अखबार में और ख़बरें तलाशने का मैं तेज़ करूँगा। फ़िलहाल जो खबर मुझे दिखी वो मैंने आपको बताई। किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार।